हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीएस का पर डे प्रैक्टिस सेट एक करते हैं, तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए एक नया प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने वो चुनिंदा क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये आगे पूछे जाते जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हर एक सब्जेक्ट से एक एक दो क्वेश्चन उठा करके रखे हैं। तो आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है पढ़िए भाई। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो देखेंगे, सबसे पहले लोधी वंश के बारे में जानेंगे कि जो लोधी वंश का संस्थापक है उसका नाम था बहलोल लोधी। क्या नाम था? बहलोल लोधी, जिसने सन 1451 में अपना राज्याभिषेक करवाया। 1451 में क्या होता है कि बहलोल लोधी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। इसके अलावा इसने बहलोल सिक्के चलवाए। बहलोल सिक्के कुल 38 वर्षों तक शासन किया। 38 वर्षों तक। तो 38 वर्षों से मेरा बताने का अर्थ ये था कि यह एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला, सर्वाधिक वर्षों तक शासन। क्लियर है बात? यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। फिर 1489 में इसकी हो जाती है मृत्यु। इसके बाद नया शासक बनता है जिसका नाम रहता है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे सबसे निपुण और सबसे महान शासक में से माना जाता है। इसने सन 1504 में आगरा नामक शहर की स्थापना की और इसी को सन 1506 में राजधानी बना ली। राजधानी बना ली। अब देखो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1506। अभी क्या होता है कि आप लोग सीधा 1504 इसका उत्तर लगा के चले जाते, जो कि आपका गलत हो जाता है, क्योंकि 1504 में उसने आगरा नामक एक नए शहर को बसाया था और 1506 में क्या किया था? उसको अपनी राजधानी बना ली थी। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए इसके बारे में। यह जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। क्या करता था? ये कविताएं लिखता था। उपनाम से कविताएं, जो किस भाषा में थी? फारसी भाषा में। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, गुलरुखी उपनाम की कविताएं कौन सा शासक लिखता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोधी, और फारसी भाषा में थी। ठीक है। फिर इसके बाद अगला शासक बनता है इब्राहिम लोधी। कौन बनता है सर? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की बात किया जाए तो इसके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। आप सभी जानते हैं 1526 पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 20 और 21 अप्रैल भी लगा लीजिए। 20-21 अप्रैल। भाई कहानी कुछ ऐसी थी कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और यहां से 300 वर्षों पुराना सल्तनत काल आपका समाप्त हो जाता है और नया मुगल वंश की स्थापना होती है, जिसकी नींव कौन रखता है? बाबर। अब इब्राहिम लोदी की बात किया जाए तो बाबर के पास इतनी सेना नहीं थी जितनी इब्राहिम लोदी के पास थी, लेकिन फिर भी बाबर की सेना संगठित थी, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना संगठित नहीं थी। इसके अलावा बाबर ने कुछ नीतियों के तहत युद्ध लड़ा था। तो उनका नाम कुछ ऐसा है जिसे बोलते हैं तुगलमा नीति। तुगलमा नीति, इसे रूमी नीति भी बोलते हैं, रूमी नीति करके।
इसके अलावा एक पॉइंट और बन जाता है कि दो तोपची थे, एक उस्ताद अली और एक मुस्तफ़ा। कौन कौन से? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये ऐसे दो तोपची थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना का सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार से लोधी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश आ गया। तो एक इस प्रश्न से हमने कितने सारे पॉइंट सीख लिए? बोले भाई, समझ में आई सारी बातें कि नहीं समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए भाई। तो दादा भाई नौरोजी की बात करें तो अब सबसे पहले आप ये बात जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1985 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई। तो 1885 में, तो 1886 में पहली बार ये बने, फिर इसके बाद ये बने 1893 में, इसके बाद ये बने 1906 में। इन 3 सन में बने, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। ये जो अधिवेशन था ये था आपका कलकत्ता में सर। कहाँ पर था? कलकत्ता में। यह अधिवेशन था आपका 1893 का लाहौर में। कहाँ पर था? लाहौर में। और 1906 का अधिवेशन था आपका फिर से कलकत्ता में। अब 1886 के अधिवेशन की एक मुख्य बात यह थी कि प्रथम पारसी अध्यक्ष जो कि कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसके अलावा एक पॉइंट और बनता है कि लॉर्ड डफरिन ने बगीचे भोज का आयोजन किया था। बगीचे भोज का आयोजन किया था जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को उसने आमंत्रित किया था। इसके अलावा 1893 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1906 के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ। क्लियर है? तो देखिए ये सारे पॉइंट हमने इसके क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शनि के उस उपग्रह का नाम बताइए जो उसकी कक्षा में घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। बताइए भाई क्या होगा? बताइए। तो देखेंगे जो टाइटन है ये किसका उपग्रह है? ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। इसके अलावा आप जब टाइटेनिया की बात करेंगे तो ये अरुण का उपग्रह है। किसका है? अरुण का। और ट्राइटेनिया की बात करेंगे तो ये वरुण का उपग्रह है। और फोबे जो है ये भी आपका शनि का उपग्रह है, लेकिन यही एक ऐसा उपग्रह है जो उसकी कक्षा के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसके अलावा आप शनि के बारे में और जानना चाहें तो जान लीजिए, इसमें कुल कितने वलय है? 7 वलय है। 7 वलय किसमें है? शनि में। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। और इसके अलावा इसका जो घनत्व है सभी ग्रहों में सबसे कम है। क्या है? सबसे कम। ये बात समझ रहे हो? इसका घनत्व सबसे कम है। कहते हैं इसका घनत्व पानी से भी कम है, पानी से भी कम है। अगर शनि को पानी में डाल दिया जाए तो पानी में वो तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व क्या है? सबसे कम है। समझ गए सारे पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉरेंस जल संधि किन दो देशों के बीच है? बताइए भाई, टॉरेंस जल संधि किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, फ्रांस और जर्मनी। बताइए। एक आपकी बेरिंग जल संधि के बारे में आप जानते होंगे। बेरिंग जल संधि ये किसके किसके बीच है? ये आपके आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर के मध्य है। किसके साथ? बेरिंग सागर के मध्य स्थित है।
ठीक है। इसके अलावा एक जिब्राल्टर संधि के बारे में आपने सुना होगा, जिब्राल्टर संधि। जब सर इसकी बात करेंगे हम, तो जो जिब्राल्टर संधि है ये आपके भूमध्य सागर, भूमध्य सागर तथा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। और टॉरेंस जल संधि की जब बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य स्थित है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? बताइए भाई, किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु में सर कैंपेगौड़ा, कौन सा? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है। तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा। कोच्चि में आपका कोचीन हवाई अड्डा, कौन सा सर? कोचीन हवाई अड्डा। और कोझिकोड में आपका कालीकट हवाई अड्डा स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? कोझिकोड। समझ में आया, नहीं समझ में आया? सभी पॉइंट मैंने इसके एक एक बता दिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बताइए। मैं इसमें आपको एक हिंट दे सकता हूं, मैं आपको सन बता दे रहा हूं कि इसकी स्थापना सर 1993 में, कब? 1993 में की गई थी। तो अब बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना में की गई होगी। इसके अलावा 1993 में आपका जवाहर रोजगार योजना भी लाई गई थी। इसके अलावा इसका जो उत्तर होगा, स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी सर। कब से कब तक? 1992 से 1997 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी सर? 8वीं पंचवर्षीय योजना। और अगर 7वीं की बात करेंगे तो यह थी आपकी 1985 से 1990 तक। 9वीं की बात करेंगे तो 1997 से 2002 तक। समझ गए सारी बातें? तो नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? बताएं सर, किसकी पुस्तक है? विश्वेश्वरैया, एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण। तो इसका उत्तर होगा विश्वेश्वरैया। इसी पुस्तक में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में इन्होंने 10 वर्षीय प्लान प्रस्तुत किया था। 10 वर्षीय प्लान प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, एलआईसी की स्थापना कब हुई? बताइए, एलआईसी की स्थापना कब की गई? 1967, 1978, 1956 और 1996। इनमें से किस वर्ष एलआईसी की स्थापना की गई सर? बताएं। तो जब मैं एलआईसी की बात करता हूं तो इसकी स्थापना सन 1956 में कहां पर की गई थी सर? मुंबई में की गई थी। मुंबई में की गई थी। ठीक है। और इसके अलावा इसका पूरा नाम अगर बताना चाहो तो भारतीय जीवन बीमा। क्लियर है? इसके 7 जोनल कार्यालय हैं, जोनल कार्यालय, और 100 क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय। ये बात क्लियर है? समझे? आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13 दिसंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति प्रदान की गई?
भाई उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ ऐसी कहानी थी कि हमारा संविधान किस प्रकार से निर्मित होना चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कैबिनेट के सामने, कैबिनेट क्या, जो वहां पर एक सभा थी उनके सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो उसको स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो उसकी स्वीकृति जो है आपकी 22 जुलाई सन 1947 को प्रदान की गई। कब प्रदान की गई सर? 22 जनवरी, सॉरी माफ कीजिएगा, 22 जनवरी 1947 को प्रदान कर दी गई। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? बताइए, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा सर ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, अन्य दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से ली गई है सर? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच में जो संबंध हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। चलिए, वायु दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बहुत ही सरल सवाल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, हमेशा पूछा जाता है। तो पायरोमीटर की बात करेंगे तो यह सर दूर स्थित वस्तु के ताप को मापता है। ठीक है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई को, समुद्र की गहराई को। हाइड्रोमीटर जल के घनत्व, ये द्रव के घनत्व को। और बैरोमीटर आपका किसका मापता है? वायु दाब को मापता है। बात समझे? समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्या लिखा है? क्लोरीन। ये तो कुछ होता ही नहीं है भाई, क्लोरीन होगा यहाँ पे। तो इसका उत्तर एसिटिलीन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। बताएं सर। तो समुद्री घास में आपका आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? आयोडीन पाया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपियोलॉजी किसका अध्ययन है? बताएं, ऑपियोलॉजी किसका अध्ययन है? इन 20 प्रश्नों में अगर आप 10 प्रश्न भी आसानी से कर ले रहे हैं ना तो ये समझ लीजिए आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। छिपकली के अध्ययन को बोलते हैं सर सौरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सौरोलॉजी। कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। इसके अलावा सर्पों के अध्ययन को बोलते हैं सर ऑपियोलॉजी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपियोलॉजी। फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। क्लियर है सर? समझ में आया? सर्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑपियोलॉजी। नेक्स्ट, धान का खैरा रोग किसकी कमी से हो जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए सर, धान का खैरा रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका जस्ता। किसकी कमी से हो जाता है? जस्ता की कमी से हो जाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताएं। मनुष्य की खोपड़ी में
कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में सर 29 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 29, जिसमें से 8 जो होती हैं ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती है। और यहाँ की कुछ जो 14 हैं वह आपके मुख का निर्माण करती हैं। मुख का निर्माण करती हैं। और जो 6 होती हैं वो आपके कान में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं सर? कान में पाई जाती हैं। तो यहां तक क्लियर है? समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल आप सभी जानते हैं कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। तो इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है। लिखा हुआ है ऑप्शन में कम्युनिकेशन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज। ये 2 बार हो गया क्या? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बात समझ गए? क्या उत्तर होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? बताएं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा सर अप्सरा। क्या होगा? अप्सरा। बात समझी? समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है आपका 5, 10, 15, 25। 5, 10, 15 या फिर 25। तो जो सुरक्षा परिषद है उसकी बात की जाए तो सबसे पहले सुरक्षा परिषद को हम और एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं, क्या हो गया भाई, अन्य नाम से इसको जानते हैं दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन। ठीक। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी। और जो 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो अस्थायी सदस्य हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और रही बात जो 5 स्थायी सदस्य है उनमें से एक आपका है अमेरिका, एक है आपका रसिया या फिर रूस, एक है आपका चीन, एक है आपका ब्रिटेन और एक है आपका फ्रांस। बात समझ गए? क्लियर है यहां तक? तो 10 अस्थायी हो गए, 5 स्थायी हो गए, टोटल कितने हो गए? 15 सदस्य। समझ गए? समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है? बताएं सर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड के। कहां पर है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है। 1946 में स्थापना हुई। ठीक, क्लियर है? यहां इसके भी टोटल न्यायाधीशों की बात करें तो कुल 15 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। और ये कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? 9 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है, 9 वर्ष के लिए क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। इसके अलावा और जानना चाहो, 9 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। हर 3 साल में 5-5 न्यायाधीश रिटायर होते रहते हैं। समझ गए? हर 3 साल में क्या हुआ? हर 3 साल में 5-5 न्यायाधीश क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यायाधीशों की संख्या उसी प्रकार से बनी रहती है ना। और इसके अलावा इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक भाषा का नाम है अंग्रेजी और एक भाषा का नाम है फ्रेंच।
इन दो भाषाओं का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। बात समझे या नहीं समझे? तो बताइए भाई, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? सारे प्रश्न आपको समझ में आए या नहीं आए? सभी लोग कमेंट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे थे इस क्लास में। इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग को प्यार देते रहिए, हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।